हाय दोस्तों, यूपीपीसीएल के 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपीपीसीएल टू टी2 का एक स्पेशल वीडियो जिसमें आपको मिल सकते हैं बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन और ये प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले 20 क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख लीजिए। और एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में दी गई घंटी को जरूर दबा दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है और यहाँ पर शक्ति दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आर का मान दिया गया और पी का मान दिया गया और बताया गया निर्धारित है इसकी अधिकतम वोल्टता और निर्धारित धारा निर्धार ज्ञात करें। तो अधिकतम वोल्टता हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्त यहाँ पर होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम लोग वो जो वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वी बराबर पी आर और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर। इसी का वैल्यू रखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी का मान हो जाएगा तुम्हारा 1 और आर का मान हो जाएगा तुम्हारा इंटू 2.5 और के का मान हो जाएगा तुम्हारा 1000। तो दोस्त यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2500 और वर्गमूल ले लेंगे तो आपका हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए और आपका यहाँ पर बचेगा वी इक्वल टू कितना बचेगा, 50 वोल्ट की आपकी वोल्टेज आ गई है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर आप दो ऑप्शन में 50 वोल्ट दी गई है। सेकंड हम करंट, तो आई बराबर होता है दोस्त वी अपॉन आर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू वोल्टेज रख देंगे कितनी 50 और नीचे दी गई है आपकी रेजिस्टेंस दिया गया है 2.5 ओम। ठीक है ना, तो यहाँ इंटू 10 का पावर हम रख देंगे कितना 3, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये किलो में दिया है और इस संख्या को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये आपका डायरेक्ट मिली में चेंज हो जाएगा और इससे जब इसको काटेंगे आप तो ये डायरेक्ट 20 बार में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ऊपर नीचे दोनों हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या आपकी ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली जो है ऊपर वाली जो है आपकी बन जाएगी 500 और नीचे बन जाएगी आपकी 25। 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, तो आपका फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 20 एम्पियर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ बोला है निम्नलिखित में से कौन सा टार्क तुल्यकालिक मोटर से संबंधित नहीं है? तो याद रखना कि ब्रेकडाउन टार्क जो है ना, ये आपकी सिंक्रोनस मोटर से संबंधित, सॉरी, ये जो टार्क है ये आपका इंडक्शन मोटर से संबंधित है, ब्रेकडाउन टार्क। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पर पुल आउट टार्क, पुल इन टार्क और रनिंग टार्क ये सभी के सभी तुल्यकालिक मोटर से संबंधित है। तुल्यकालिक मोटर का मतलब वही मोटर, ये वही मोटर है जो ये वही मोटर है जो स्थायी गति से चलती है। ठीक है ना, स्थायी गति से चलती है, स्थायी गति से चलने वाली मोटर है और इसके जो रोटर होते हैं ना, ठीक है ना, रोटर और स्टेटर, ठीक है ना, रोटर और स्टेटर दोनों में क्या होते हैं, ध्रुव जो होते हैं ना समान होते हैं। ठीक है ना, पोल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसकी गति स्थायी होती है। ठीक है ना, और इसमें जो गति का फॉर्मूला होता है एन एस इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 आवृत्ति बटे ध्रुवों की संख्या पी होता है और इसको हम आरपीएम में ज्ञात कर लेते हैं। दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश व्यवस्था या लाइटिंग सिस्टम में डीप रिफ्लेक्टर्स की सहायता से कुल प्रकाश अभिवाह, मतलब ये फ्लक्स होता है, का 90% से अधिक भाग सीधे कार्यतल पर गिरता है, मतलब डायरेक्ट नीचे की ओर गिरता है। ये बात कर रहा है कुछ इस प्रकार से, ये वायर हो गया और ये इसका रिफ्लेक्टर हो गया। तो दोस्त,
ये बात कर रहा है कुछ इस प्रकार के लैंप की। यहाँ से क्या होता है, ये डायरेक्ट 90% प्रकाश नीचे की ओर कार्यतल पर पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था जो होती है ये कौन सी है, देख लीजिए, ये होती है डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। ठीक है ना, डीएलएस, डायरेक्ट लाइट सिस्टम, मतलब प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। तो अब इसमें कितना होता है, इसमें जो होता है आपका 90% प्रकाश नीचे की ओर, ठीक है ना, और 10% प्रकाश जो होता है ये क्या होता है, ये फैल जाता है चारों ओर। ठीक है ना, चारों ओर फैल जाता है। अब होता क्या है, नेक्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष। तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। इसमें होता है आपका 90% प्रकाश जो है ये आपका ऊपर की तरफ जाता है छत की ओर। ठीक है ना, छत की ओर। और 10% प्रकाश जो होता है ना, 10% जो लाइट होती है ये चारों तरफ फैल जाती है। सामान्य विसरण प्रकाश व्यवस्था में 50% प्रकाश ऊपर और 50% प्रकाश जो होता है ये नीचे की ओर जाता है और 50% ऊपर की ओर जाता है। 50-50% वितरित होता है। फिर लिखा है यहाँ अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इसमें जो है 40% से और 60% प्रकाश। ठीक है ना, 40% से 60% प्रकाश तुम्हारा कहाँ जाता है, अप्रत्यक्ष की बात किया है, ऊपर की ओर जाता है, बाकी का प्रकाश फैल जाता है। अर्ध अप्रत्यक्ष बोला है। और यहीं पर एक और होता है अर्ध प्रत्यक्ष। ठीक है ना, अर्ध प्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश, इसमें क्या होता है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जो होती है इसमें आपका 40% से और 60% प्रकाश दोस्त कहाँ जाता है, कार्यतल की ओर आता है, बाकी चारों ओर फैल जाता है। अपना याद रखना, इसके लिए यहाँ बताया है, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, इसका यहाँ विवरण है और ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, स्थानीय बाजार में उपलब्ध ट्रिपल पोल बिंदु न्यूट्रल, ठीक है ना, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल टीएनपी एमसीवी मेन स्विच की उच्चतम रेटिंग क्या होती है। ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल मतलब R/B और N, इस प्रकार की एमसीवी जो होती है उसकी उच्चतम रेटिंग दोस्त याद रखना ये होती है। एमसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमसीवी को हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना, मिनिएचर परिपथ वियोजक होता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड इन द सेकेंडरी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ द्वितीयक संचरण की बात किया है, किसकी दोस्त, द्वितीयक संचरण की बात किया है। और द्वितीयक जो संचरण होता है उसमें क्या होता है, द्वितीयक संचरण। तो द्वितीयक संचरण की बात किया है, द्वितीयक संचरण में कितना होता है, 33 वोल्टेज होता है 3 फेज का। ठीक है ना, 3 वायर 3 फेज सिस्टम 33 होता है। यहाँ पर बोला है 3 फेज 4 वायर, जो कि गलत दिया गया है। यहाँ भी 4 वायर कर दिया, ये भी गलत दिया गया है। और यहाँ 110 kV दे दिया, ये उसने ज्यादा दिया, ये प्राइमरी सिस्टम। ठीक है दोस्त, तो इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। अब इसका डिटेल देखते हैं। तो इसका जो विवरण है, सबसे पहले हम किस में चलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन में चलते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी ट्रांसमिशन में चलते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक संचरण हिंदी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, याद रखना, हिंदी भाषा में यहाँ नोट करते हैं। इसको कहते हैं हम प्राथमिक संचरण। ठीक है ना, प्राथमिक संचरण ये कितने से होता है, प्राथमिक संचरण जो है दोस्त कितने से, 800 kV ऑब्लिक 765 kV से लेकर के, और आपका ये प्राथमिक संचरण होता है आपका 66 kV तक। ठीक है ना, 66 kV तक प्राथमिक संचरण होता है। अब ये कौन सा हो, अब द्वितीयक संचरण। ठीक है ना, द्वितीयक संचरण ये कितना होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। द्वितीयक संचरण जो होता है
इसमें कौन कौन सी लाइनें आती हैं दोस्त? तो इसमें आती हैं, और ये लाइन जो होती है ये 3 फेज 3 तार की होती है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है ये, ठीक है। और द्वितीयक संचरण में क्या होता है, इसमें 66 केवी और 33 केवी की केवल लाइनें आती हैं, ठीक है ना। ये भी होता है आपका 3 फेज 3 वायर होता है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, यहाँ पर ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है ये 66 केवी तो दिया है, परंतु यहाँ पर उसने 4 वायर लिख दिया, ये मिस्टेक कर दिया, इसीलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ 33 केवी तो दिया है, परंतु यहाँ पर 4 वायर कर दिया, इसलिए ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये राइट है। अब देखते हैं कि वितरण में क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं प्राथमिक वितरण, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखते हैं प्राथमिक वितरण, ठीक है, प्राथमिक वितरण। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राथमिक वितरण में जो वोल्टेज होती है दोस्त, ये कितनी होती है, प्राथमिक वितरण में होती है आपकी 11 केवी से लेकर के और 1.1 केवी। सभी वोल्टताओं को यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये होता है 6.6 केवी, इसके बाद होता है 3.3 केवी, और इसके बाद होता है 1.1 केवी। ये सभी जो है आपकी प्राथमिक वितरण वोल्टता है। इसके बाद आता है द्वितीयक वितरण। द्वितीयक वितरण के अंतर्गत, ठीक है ना, द्वितीयक वितरण के अंतर्गत 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका घरेलू, एक होता है घरेलू और एक होता है औद्योगिक, ठीक है। एक होता है घरेलू और एक होता है औद्योगिक। इसमें घरेलू में कितना होता है, घरेलू के लिए होता है आपका 240 वोल्ट, ठीक है ना। घरेलू के लिए होता है आपका 240 वोल्ट कामा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सभी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है। और औद्योगिक के लिए जो है ये होता है आपका 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है दोस्त, याद रखना। इनमें सभी के लिए जो वोल्टता का परिवर्तन है ये कितना कितना होता है। उच्च संचरण के लिए जो होता है, इसके लिए हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज का वेरिएशन है, ठीक है ना। वोल्टेज परिवर्तन जो होता है ये कितना होता है, परिवर्तन होता है ये कितना, ये होता है प्लस माइनस का 12%, ठीक है ना, प्लस माइनस का 12%, 12.5% लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस का 12.5%, ठीक है ना। इसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कितना होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ये वोल्टेज का वेरिएशन होता है 7.5% का प्लस माइनस, ठीक है। और इसके बाद निम्न मतलब लो ट्रांसमिशन लाइन में कितना होता है, निम्न संचरण लाइन में ये वोल्टेज, निम्न संचरण लाइन में ये वोल्टेज का वेरिएशन कितना होता है, ये होता है दोस्त प्लस माइनस का 5%। अगर यहाँ पर मीडियम में आपकी डीसी लाइन आए तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 9% हो जाता है। बाकी ये डीसी में समान रहते हैं, ठीक है ना, ये मतलब हाई और लो जो है एक समान रहते हैं, परंतु मीडियम का 9% हो जाता है। अब यहीं पर जो फ्रिक्वेंसी होती है इसका वेरिएशन कितना होता है दोस्त, ट्रांसमिशन के लिए अगर लेंगे हाई ट्रांसमिशन के लिए तो ये होता है आपका प्लस माइनस का 1%, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेंगे तो ये फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन होता है प्लस माइनस का 3%। याद रखना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है और ये आपका ट्रांसमिशन का है। ये आवृत्ति का परिवर्तन होता है, याद रखना। ये मैंने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का लिखा है इतने बीच में, और ऊपर आपका ये हो गया पूरा का पूरा वोल्टेज का विवरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी इमारत में वायरिंग में 2.4 किलोवाट का लोड है तो आपूर्ति की 240 वोल्टेज प्रणाली को अर्थ करने के लिए अन्वय इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्त याद रखना, ये जो वोल्टेज दी गई है इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना, वो आपका होगा 0.12 मेगा ओम। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है। तो दोस्त यहाँ पर जो सिंगल फेज की कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, इनमें जो आपकी मेन वाइंडिंग की धारा होती है और
एक तरीके से कहेंगे कि जो दो कुंडलियां होती हैं, दोनों कुंडली की जो धारा होती है सहायक वाइंडिंग की एक्सिलरी, ये लिखा है एक्सिलरी सहायक वाइंडिंग की धारा, और ये मुख्य वाइंडिंग की जो धारा होती है, इनके बीच में दोस्त कितना होता है, 90 डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, या फिर 90 डिग्री से अधिक भी हो सकता है। यहीं पर यदि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर दिया होगा तो यहां पर आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 80 डिग्री का हो जाएगा। यहीं पर यदि आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगा तो यहां पर दोनों धाराओं के बीच में 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री का। और यहीं पर सिंगल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, सिंगल वैल्यू क्या लिखा, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट एवं कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। यहां पर अगर ये एंगल बनेगा तो दोस्त यहां भी आपका 90 डिग्री के आसपास होता है। अब ये किसके किसके बीच में होता है, यहाँ पर जो वाइंडिंग होती है आपकी कौन सी, एक तो ये वाइंडिंग हो गई और एक ये वाइंडिंग हो गई। ये दोनों वाइंडिंग कौन सी होती है, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और ये आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम कहते हैं सहायक वाइंडिंग, ठीक है ना, एक्सिलरी वाइंडिंग, और रनिंग वाइंडिंग को हम कहते हैं मेन वाइंडिंग। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ में एक कैपेसिटर यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, इसको हम परमानेंट कैपेसिटर कहते हैं। एक दूसरा कैपेसिटर यहाँ स्थापित किया जाता है जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। यहाँ पर लगाते हैं हम CFS, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। जो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये कितने वैल्यू का होता है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है दोस्त ये होता है आपका उच्च मान का, ठीक है ना, ये होता है उच्च मान का। कितना होता है, 20 माइक्रोफैरड से, और ये होता है दोस्त 400 माइक्रोफैरड तक, ठीक है ना, 20 माइक्रोफैरड से 400 माइक्रोफैरड तक। और जो ये लो वैल्यू का कैपेसिटर होता है ये होता है आपका 2.5 से, और ये होता है आपका 10 माइक्रोफैरड तक, ठीक है ना, 10 माइक्रोफैरड तक का कैपेसिटर होता है। ये दोस्त यहाँ पर 400 लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दे रहे हैं दोबारा, ये 400 माइक्रोफैरड तक का यहाँ पर संधारित्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, 400 माइक्रोफैरड तक का, 20 से 400 माइक्रोफैरड तक का संधारित्र यहाँ पर स्थापित किया जाता है। अब होता क्या है कि जब मशीन को यहाँ से सप्लाई प्रदान की जाती है, कौन सी, सिंगल फेज की सप्लाई, AC सप्लाई प्रदान की जाती है, तो मशीन जब 70 से 80% की स्पीड प्राप्त करता है तो क्या करते हैं, तो इसका ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ना ये हट जाता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाता है। जब हट जाता है यहाँ से ओपन हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो आपका कैपेसिटर है कौन सा, हाई वैल्यू का कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर कार्य करना बंद कर देता है। और एक आपको पते की बात बताएं, जो ये आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, कौन सा, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो मशीन को स्टार्ट करता है, ये कैपेसिटर कौन सा होता है, याद रखना ये कैपेसिटर दोस्त इलेक्ट्रोलिटिक होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं, ठीक है ना, वो कौन से होते हैं, वो DC सप्लाई पर कार्य करने वाले कैपेसिटर होते हैं, इनमें प्लस माइनस पोलैरिटी भी होती है। लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक मशीनों पर इसका उपयोग करते हैं, विद्युत AC मशीनों पर इसका उपयोग करते हैं, तो केवल याद रखना इसको हम 10 सेकेंड से ज्यादा के लिए इसका हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्टार्टिंग कैपेसिटर का उपयोग हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं कर सकते। जो सेकंड वाला, जो ये वाला कैपेसिटर होता है, ये दोस्त कौन सा होता है, ये कैपेसिटर जो होता है ना, ये पेपर कैपेसिटर होता है। कौन सा पेपर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है ये। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ओपन हो जाता है जब मशीन 70 से 80% की स्पीड प्राप्त कर लेती है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो रोटर होता है वो कौन सा रोटर होता है, जो रोटर होता है ये आपका कौन सा रोटर होता है, ये एकल पिंजरा प्रारूपी रोटर होता है। इसके अंदर यहाँ शाफ्ट होती है, और शाफ्ट दोस्त बनी होती है किसकी, माइल्ड स्टील की, जो रोटर होता है। अब यहाँ पर जो आपकी ये सहायक वाइंडिंग है और जो ये रनिंग वाइंडिंग है, ये दोनों परस्पर 90 डिग्री विद्युतीय अंतराल पर जुड़ी होती है। 90 डिग्री इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, 90 डिग्री इलेक्ट्रिक अंतराल पर ये दोनों जुड़ी होती हैं। परंतु इनके बीच में जो धाराएं प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना, इनके बीच में जो धाराएं प्रवाहित होती हैं वो ये धाराएं होती हैं, और इनके बीच में जो एंगल बनता है दोस्त वो होता है आपका कितना, वो होता है आपका कितना, वो होता है आपका 90 डिग्री या फिर इससे अधिक होता है।
और जब हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं इन मोटरों का तो उस समय रेफरेंस को क्या लेते हैं, रेफरेंस या हम कहेंगे दोस्त आधार, ठीक है ना, या हम कहेंगे आधार। जब इनका वेक्टर डायग्राम बनाया जाता है तो रेफरेंस हम क्या लेते हैं, करंट वोल्टेज को लेते हैं, और यहाँ करंट जो है अप और डाउन होती है, ठीक है। याद रखना, तो ये टू वैल्यू कैपेसिटर का उपयोग दोस्त हम कहां पर कर सकते हैं, जनरली हम कंप्रेसर में इसका उपयोग करते हैं, किसमें, कंप्रेसर में, ठीक है ना। टू वैल्यू कैपेसिटर का उपयोग हम कंप्रेसर में करते हैं, और इसमें एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट और एक होता है कैपेसिटर रन। ये जो उच्च वैल्यू का जो कैपेसिटर है इसको हम स्टार्ट कहते हैं, जो निम्न वैल्यू का पेपर कैपेसिटर है इसको हम रन कहते हैं, ठीक है दोस्त। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, मतलब इसको अक्षय को हम नवीकरणीय भी कह सकते हैं, नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, ऐसे जो आजीवन, मतलब जो समाप्त नहीं होते हैं, या न समाप्त होने वाले, न समाप्त होने वाले स्रोत, न समाप्त होने वाले स्रोत जो होते हैं, ठीक है ना, न समाप्त होने वाले जो स्रोत हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और ऐसी एक है यहाँ पर केवल पवन ऊर्जा, और कौन कौन सा होता है, सौर ऊर्जा होती है, ठीक है ना, और क्या होता है, गोबर गैस होता है, ठीक है ना, गोबर गैस होता है, और क्या हो सकता है, और ज्वारीय ऊर्जा हो सकती है, ठीक है ना, ज्वारीय ऊर्जा हो सकती है, ठीक है ना, ये सभी जो है अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। चलिए राइट आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, और जो प्राकृतिक गैस है, तेल है और कोयला है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये मैग्नेट से दिया गया है, यहाँ पर है निरपेक्ष पारगम्यता म्यू वाले पदार्थ में चुंबकीय अविवाह घनत्व, ठीक है ना, और इसको हम फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य एच के बीच सही संबंध का चयन करें। तो दोस्त आप लोग एक शब्द याद रखना, BHU, इसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां से बस बड़े आराम से आप लिख लेना B बराबर H और यहां पर हो जाएगा म्यू, और बस आपका राइट आंसर निकल के सामने आ गया। इसके बराबर और हम क्या कर सकते हैं, ये म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा दोस्त B/H, ठीक है, याद रखना। अब इसमें जो ये बी दिया गया ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसका मात्रक होता है दोस्त वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी का एक नाम और है, इसको हम कहते हैं दोस्त टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य H, इसका जो मात्रक होता है ये होता है आपका NI, एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है, ठीक है ना, एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो सामर्थ्य होती है H, ठीक है। और जो ये पारगम्यता दी गई है ये क्या है दोस्त, अब इसके बारे में जान लेते हैं। एक होती है आपकी कौन सी, एब्सोल्यूट, जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है ना, निरपेक्ष चुंबकशीलता। इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और म्यू बराबर होता है आपका म्यू0 और म्यू आर। अब ये म्यू आर क्या है, तो दोस्त ये होती है सापेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है ना, ये होती है आपकी सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वायु के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, निर्वात के लिए भी 1 होती है, अन्य पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसके बाद होता है वायु में चुंबकशीलता, ठीक है ना, वायु में चुंबकशीलता। तो वायु में जो चुंबकशीलता होगी इसको हम म्यू0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसका वैल्यू होता है आपका 4 पाई, ठीक है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और हेनरी पर मीटर। इसका मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है, और इसका मात्रक भी दोस्त हेनरी प्रति मीटर ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ट्रांसड्यूसर का। क्वेश्चन नंबर 30 में है इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। यहाँ पर कौन सा कथन आपको खोजना है? गलत कथन। तो दोस्त यहाँ पर देख लेते हैं, तो ट्रांसड्यूसर होता है ना, द्रव्यमान जड़त्व तो लिखा है, प्रभाव अधिकतम हो जाते हैं, ये रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो ऐसी मशीनें होती हैं जो एक ऊर्जा को, ठीक है ना, एक ऊर्जा का रूपांतरण, एक ऊर्जा को हम क्या, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है ना, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली जो इकाइयां होती हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है ना। एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली जो इकाइयां होती हैं ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। जनरली हम थर्मोकपल देखते हैं, ठीक है ना, थर्मोकपल एक स्विच होता है, ठीक है ना, थर्मोकपल, ठीक है ना, थर्मोकपल ये जो तापमापन होता है, ठीक है ना, तापमापक डिवाइस है, और थर्मोकपल है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर का मापन करता है। किसका मापन करता है? ताप मापता है। ये एक ट्रांसड्यूसर है, ताप मापक, ये एक ट्रांसड्यूसर है, ठीक है ना। एक होता है लोड सेल। क्या होता है? लोड सेल। ये क्या करता है? ये भार को, क्या होता है, ये भार को किसमें? विद्युतीय सिग्नल में, विद्युतीय सिग्नल, ठीक है ना, विद्युतीय संकेतों में रूपांतरित करता है। और ये थर्मोकपल क्या होता है? ये ताप को क्या करता है? विद्युतीय संकेतों में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। याद रखना, टेम्परेचर को विद्युतीय संकेतों में रूपांतरित कर देता है। इसके बाद यहाँ क्या कह रहा है? घर्षण प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। ये भी बात सही है। यहाँ पर जो ये पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट सबके सब सही लिखे दोस्त, ये पॉइंट गलत है, इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इस प्रश्न में गलत कथन का चयन करने के लिए बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अभी अभी मैंने आपको ये बताया है प्रश्न, और जस्ट यहाँ आपके सामने आ गया, जरा यहाँ देखिए। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जो होती है ना, सामर्थ्य को ही हम तीव्रता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये मात्रक लिख रखा एम्पियर टर्न प्रति मीटर, और यही मात्रक यहाँ आपका पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जो होती है, जो तीव्रता होती है, इसका मात्रक एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है, और इसको हम एच के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? ये होता है एन आई, ठीक है ना, एन आई बटे एल, एच बराबर एन आई बटे एल होता है। एन इसमें क्या है? एन मान करके चलिए कि ये एक प्रणालिका है, ठीक है ना, ये क्या है? यहाँ एक ये प्रणालिका हो गई। अगर ये एक प्रणालिका है तो इस पर क्या करते हैं? यहाँ पर फेरे लगा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर फेरे लगा देते हैं इस पर। और जब यहाँ पर ये फेरे लगाए बहुत सारे, अब आगे क्या किए? फेरे लगा करके और इसमें क्या किए? धारा प्रवाहित करवा दिए, ठीक है ना, इसमें धारा प्रवाहित करवा दिए। ये हो गई तुम्हारी धारा, और इसमें ये क्या हो गए? ये हो गए आपके फेरे, और ये हो गई आपकी धारा, और ये हो गई दोस्त क्या? यहाँ से यहाँ तक हो गई इसकी प्रणालिका की लंबाई। तो अब इससे जो यहाँ पर फोर्स निकलेगा, ये आपका होगा एम एम एफ, एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। और इसकी अगर हमको ताकत देखनी है तो इसको हम किसके द्वारा? एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एच बराबर यही आपके फेरे हो जाएंगे, और यही आपकी धारा हो जाएगी, और बटे इसकी लंबाई हो जाएगी, जिससे आपका मात्रक निकलेगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर। और जो ये एन आई है, ये क्या होता है? तो कभी कभी यहाँ पर एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्त एम एम एफ बटे क्या लिख लेंगे? इसकी लंबाई। अब ये एमएमएफ क्या है? तो एमएमएफ जो होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है, चुंबकीय वाहक बल, इसको हम एन और आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं दोस्त। इसका जो मात्रक है, यहाँ से ए से हो जाए, आई से हो जाएगा एम्पियर, और एन से हो जाएगा टन। एम्पियर टन इसका मात्रक होता है, और इसी को हम कभी कभी, ठीक है ना, इसी को कभी कभी हम गिलवर्ट में भी ले लेते हैं। किसमें? गिलवर्ट में भी ले लेते हैं। तो एमएमएफ जो होता है चुंबकीय वाहक बल होता है, ठीक है ना, चुंबकीय वाहक बल होता है, चुंबकीय वाहक बल होता है। तो चुंबकीय वाहक बल का जो मात्रक है, एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पर याद रखेंगे चुंबकीय वाहक बल के मात्रक ये दोनों हो जाएंगे।
यहाँ एक मात्रक दिया गया है, ये मात्रक आपका किसका है? ये जो मात्रक दिया गया है, ये मात्रक जो होता है ना, इसी के आसपास आपका टेस्ला भी होता है, ठीक है ना। इसी के आसपास आपका टेस्ला भी होता है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी की इकाइयां हैं, ठीक है। इनको सबको हम याद रखें, इनको सबको याद रखें। और एक बात आपको बता दें कि जब फेरे, ठीक है ना, क्या, जब कुंडली में, जब कुंडली में, जब कुंडली में केवल, जब कुंडली में केवल एक फेरा हो, एक फेरा हो, तो एमएमएफ, तो एमएमएफ का मात्रक, तो एमएमएफ का मात्रक क्या होगा दोस्त? तो यहाँ पर एमएमएफ बराबर हम लोग लिखेंगे, एमएमएफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एमएमएफ का मात्रक जो है वो होता है दोस्त एम्पियर, याद रखना है। तो इसका मात्रक एम्पियर हो, ये कैसे हो जाता है? ये होता है आपका एमएमएफ इक्वल टू एनआई होता है, ध्यान देना, एनआई होता है। और जो फेरे हैं इसका वैल्यू आप 1 रख दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए आई, तो केवल आपकी धारा बचेगी। और यहाँ धारा का मात्रक आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, मूल मात्रक है, बेसिक यूनिट है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्त ये अशफाक हुसैन की, ठीक है ना, जो अशफाक हुसैन है, अशफाक हुसैन, ठीक है, अशफाक हुसैन की बुक में दिया गया है। अशफाक हुसैन की जो इलेक्ट्रिकल की बुक आती है उस बुक में ये दिया गया है मात्रक, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी, द डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी ऑफ डायनेमिकली, ठीक है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो यहाँ बोल रहा है कि जो हम, जो डायनेमिकली मतलब गति के द्वारा जो हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, ये हम किसके द्वारा, और जो 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 डायरेक्शन, जो दिशा है, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल की दिशा है, गति के द्वारा जो प्राप्त करते हैं विद्युत वाहक बल की, ये हम किस नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो दोस्त यहाँ पर ईएमएफ पूछा है, तो फ्लेमिंग का हो जाएगा आपका राइट हैंड रूल। और इसमें दोस्त यहाँ पर होता है ई, और इसी को कहते हैं उत्पादित विद्युत, और यहाँ पर होता है आपका बी, और यहाँ पर होता है आपका क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी होता है, और यहाँ पर होता है आपका फोर्स, और ये होता है किसके लिए? ये होता है आपका जनित्र के लिए, ठीक है ना, जनित्र के लिए। तो यहाँ उत्पादित विद्युत वाहक बल के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय मानकों की अनुशंसा के अनुसार किसी परिपथ में जोड़े अथवा समायोजित किए जाने वाले लाइट पंखे और 5 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की अधिकतम संख्या दोस्त 10 होती है। यहाँ अगर यहाँ पर पावर पूछेगा तो पावर आप कितनी लेंगे? इस परिपथ के लिए पावर जो है 800 वाट ली जाती है, ठीक है ना, 800 वाट की पावर ली जाती है, और पॉइंटों की संख्या कितनी लेते हैं? 10। अगर यहाँ पर कौन सा, अगर यहाँ पर पावर, ठीक है ना, अगर यहाँ पर पावर परिपथ हो, पावर परिपथ हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पावर परिपथ में जो पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, पॉइंटों की संख्या कितनी होती है? जो पॉइंट होते हैं पॉइंटों की संख्या 2 होती है, और जो शक्ति होती है, ठीक है ना, जो शक्ति होती है, हम शक्ति अधिकतम कितनी लेंगे? शक्ति लेते हैं अधिकतम हम 3000 वाट। यहाँ दोस्त सभी पॉइंट ना दे करके केवल सॉकेट अकेला दे दे, जब सॉकेट अकेला दे देगा 10 के स्थान पर हम केवल 5 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, 5 पॉइंट लगाएंगे, और पांचों के पांचों क्या होंगे? सॉकेट होंगे, ठीक है ना। जब सब के सब सॉकेट स्थापित किए जाएं तो हम केवल 5 स्थापित करते हैं, और अगर ये सब के सब सॉकेट नहीं है तो हम पॉइंटों की संख्या कितनी लेते हैं दोस्त? 10 लेते हैं, 10 लेते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पहला ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन ही दिया गया है, तो दोस्त आराम से मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर हम गति निकाल सकते हैं, गति पूछी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NS इक्वल टू 120 F/P, ठीक है ना, 120 F/P। तो NS बराबर हो जाएगा 120 गुणे फ्रिक्वेंसी हो जाएगी आपकी 60, और बटे हम पोलों की संख्या रख देंगे 6। ये हो गए आपके पोल और ये हो गई आपकी फ्रिक्वेंसी, तो इससे काट देंगे डायरेक्ट, ये आपका 10 बचा, और आंसर आ गया आपका 1200 RPM। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NPN और PNP, ये क्या है दोस्त? तो ये ट्रांजिस्टर है,
ठीक है ना। तो ये एनपीएन और पीएनपी आपके ट्रांजिस्टर है, और इन ट्रांजिस्टर को क्या कहा जाता है, इन ट्रांजिस्टर को बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइपोलर, ठीक है ना, बाइपोलर ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, याद रखना, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा बारीकी से देखेंगे। यदि एक परिपथ एलिमेंट की धारा कितनी है, धारा आई टी और वोल्टेज वी टी है, ये दी गई है, तो शक्ति पी टी और ऊर्जा डब्ल्यू टी, ठीक है ना, किसके द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, P इक्वल टू वी आई होता है, जरा ध्यान देना, ठीक है ना, और W बराबर जो है P होता है। दोस्त ये पावर है, तो इधर आपका पावर होना चाहिए, यहाँ वोल्टेज लिखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पावर होता है, यहाँ पावर लिखा है, इधर से सही है, परंतु ये P बराबर वी आई होता है और ये गुणा में होता है, ये गलत हो गया, प्लस लगा है यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। P इक्वल टू वी आई होता है, परंतु यहाँ W बराबर आई दिया है दोस्त, इसको ध्यान से देखेंगे, इसलिए ये गलत हो गया। W बराबर P यहाँ दिया गया, ये राइट है, और P इक्वल टू वी आई दिया गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या दिया गया, आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, ठीक है ना, में प्रयुक्त प्रतिरोध जो होता है, ये कौन सा होता है, ओमिक और वाट, जो वाटेज निर्धारित किया जाता है, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कि किसी क्षण पर एक एनोड पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, एक नोड जो है यहाँ पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग है ये शून्य होता है, तो ये होता है दोस्त, ये जो होता है ना, ये होता है आपका सिग्मा आई बराबर 0, और ये होता है आपका किरचॉफ का, कौन सा, किरचॉफ का पहला नियम होता है। ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर, या फिर हम लिखेंगे आई समानुपाते V। दोस्त पेपर में आ जाए तो इसको मारना, आप V समानुपाते आई नहीं कर देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा 100%, ठीक है दोस्त, याद रखना। ज्यादातर बुक में ये दिया है, परंतु इसको अगर चेक करना है ये वाला पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा वीके मेहता की बुक इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो आती है उसमें, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और एक बात, जो आपका किरचॉफ का धारा का नियम है, इसको किस नाम से जाना जाता है, केसीएल कहा जाता है, इसी को पॉइंट लॉ कहा जाता है, ठीक है ना, इसी को पॉइंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है, पॉइंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, तो दोस्त यहाँ पर 2 सेकंड के लिए धारा का मान पूछा है, और किसमें, 3 किलो ओम के रजिस्टर में। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट P इक्वल टू जो I इक्वल टू है, I इक्वल टू वी अपान आर निकालेंगे। यहाँ देखो, इसको खोलने के लिए और इसको बंद करने के लिए बता रहा है, तो इसको जब बंद करेंगे तो धारा केवल आपकी इतने से होकर के प्रवाहित होगी दोस्त, इधर धारा नहीं जाएगी। तो इसका हम जब भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 12/3, आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ 4, जो समय दिया गया है इसी में समय से डिवाइड कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 2, राइट आंसर है आपका 2 एम्पियर, ठीक है ना, 2 मिली एम्पियर आएगा। ये मिली में क्यों आया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ना ये किलो में है, और यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, इंटू 10 का पावर 3 से ऊपर जाएगा, तो इंटू 10 का पावर हो जाएगा आपका -3, जो कि आपको मिली में दर्शाएगा, ठीक है ना। तो ये मिली एम्पियर आपकी धारा आ जाएगी। और आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्त, लास्ट प्रश्न जो यहाँ पर है ये दिया गया है, द प्योर यूनिट, ठीक है ना, प्योर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, पर यूनिट इंपीडेंस जो प्रतिबाधा है ये ट्रांसफार्मर की दी गई है, और इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा द सेम वेदर, समान मौसम जो होता है ना, सेम वेदर, ठीक है ना, कंप्यूटेड फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। तो दोनों साइड की जो प्रतिबाधा होगी, ठीक है ना, दोनों साइड की जो प्रतिबाधा होगी, जो जेड होगी, ये दोस्त समान होती है, प्राइमरी बराबर सेकेंडरी, राइट आंसर आपका यही होगा। इनफाइनाइट हो नहीं सकती है, 0 हो नहीं सकती है। एक यहीं पर प्रश्न और आपको बताएंगे, जो कि ट्रांसफार्मर से रूपांतरण अनुपात के इक्वल टू होता है आपका आर स्क्वायर, ठीक है ना, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, यहाँ से होता है R2 बटे R1 होता है के बराबर, और इसी के इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं कितना, Z2 बटे Z1, और इसी के इक्वल में लिख सकते हैं X2 बटे X1, जिसका मात्रक ओम होता है, उसका रूपांतरण अनुपात दोस्त हम स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यदि आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो दोस्त हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, देखते रहिए हमारे आगे भी वीडियो। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।